नमस्कार। आज बात अपराध की 5 कहानियों की। ये सच्ची कहानियां हैं 2022 के भारत की। कुछ कहानियां ऐसी जिसमें सोशल मीडिया साम्य खोज रहा है, पर अपराधों में कोई समानता होती नहीं है। एक बर्बरता की तुलना दूसरी बर्बरता से नहीं हो सकती। बाकी जिसकी जैसी राजनीति है वो करता रहेगा, पर इन अपराधों पर बात करना जरूरी है क्योंकि ये हमारे आपके आसपास हो रहे हैं। हमारे अखबारों की, टीवी चैनल्स की सुर्खियां बने हुए हैं और लगातार इनके अलग अलग सिरों पर बहस हो रही है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप शो है, खबरों का आपका डेली बुलेटिन। एक कहानी निर्दोष लोगों को मारकर दहशत फैलाने की साजिश की है, आतंकवाद की घटना। एक कहानी अपने ही प्रेमी की क्रूरता का शिकार हुई लड़की की है, तो एक उस लड़की की भी जिसके माता पिता ने झूठी शान की खातिर उसे मार डाला। एक कहानी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि की है जिस पर पहले धांधली में शामिल होने और फिर जेल के नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा है। एक एक कर सब पर बात करेंगे। बात उस फेमस टिकटॉक स्टार पर भी होगी जिसके मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। सबसे पहले बात बेंगलुरु ब्लास्ट की। 19 नवंबर को एक ऑटो नागुरी बस स्टॉप के पास से गुजरा। शाम के लगभग 5 बजे थे। इस चलते ऑटो में एक धमाका हुआ, आग लग गई। नतीजा ये कि ऑटो ड्राइवर और पैसेंजर बुरी तरह झुलस गए। इस पैसेंजर को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसका जिक्र आगे चलकर फिर आएगा। शुरुआत में आसपास के लोगों और पुलिस को लगा कि ये एक्सीडेंट का केस है, लेकिन बात अभी बड़ी होनी थी। जब फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तो पता चला ये आग लगने या आम एक्सीडेंट का केस नहीं बल्कि एक बम धमाका है। जांच बढ़ी तो पता चला कि ऑटो में बैठा पैसेंजर शारिक अपने साथ प्रेशर कुकर बम लेकर जा रहा था। उसने किसी और जगह पर धमाके की योजना बनाई थी, लेकिन गलती से धमाका नागुरी में हो गया जिसमें वो खुद बुरी तरह से घायल हो गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक शारिक जो बम लेकर जा रहा था वो एक पूरी बस के परखच्चे उड़ा देने के लिए काफी था। अगर विस्फोट शारिक के प्लान के मुताबिक होता तो इसमें कई लोगों की जान जा सकती थी। 20 नवंबर को फिर एफएसएल टीम शारिक के मैसूर स्थित किराए के मकान में पहुंची तो वहां विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाली कई सारी चीजें मिली, जिसमें जिलेटिन पाउडर, सर्किट बोर्ड, एल्यूमिनियम मल्टीमीटर और प्रेशर कुकर शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने वहां से एक मोबाइल फोन, 2 फर्जी आधार कार्ड, 1 फर्जी पैन कार्ड भी बरामद किया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 20 नवंबर को फिर बयान दिया कि प्रथम दृष्टया ये एक आतंकवादी घटना है। जिन जगहों पर वो गया जैसे कोयम्बटूर या दूसरी जगह वो स्पष्ट रूप से उसके आतंकी लिंक की ओर इशारा करती हैं। फिर 21 नवंबर को शारिक की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें वो प्रेशर कुकर बम के साथ आईएसआईएस स्टाइल में पोज देता नजर आ रहा है। इसके बाद जांच एजेंसियों ने शारिक की कुंडली खंगालनी शुरू की तो पता चला कि 19 सितंबर को शारिक और उसके 2 साथियों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और राष्ट्रीय ध्वज को जलाने के आरोप में यूएपीए के तहत शिमोगा में मुकदमा दर्ज हो चुका है। 20 सितंबर को पुलिस ने माज और सईद यासीन को गिरफ्तार किया, लेकिन तब शारिक मौके से भाग निकला था। फरार होने के बाद वो मैसूर चला गया और वहां फर्जी नाम से रहकर बम बनाने की प्रैक्टिस कर रहा था। फिलहाल बहुतों को मारने की साजिश करने का आरोपी शारिक खुद अस्पताल में है जहां उसका इलाज चल रहा है। आज का अपडेट ये है कि पुलिस ने बताया कि उसका चेहरा और हाथ बुरी तरह झुलस गए हैं, जिसकी वजह से अभी उसका बयान नहीं लिया जा सका है। अब दूसरी कहानी का रुख करते हैं, उस केस की बात जिसकी डिटेल्स ने लोगों के दिल दहलाए। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब पूनावाला की आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक आफ्ताब ने कोर्ट में जज के सामने जो भी हुआ क्या कहा कि जो भी हुआ वो गुस्से में था। हीट ऑफ द मोमेंट वर्ड इस्तेमाल किया गया। हालांकि आफ्ताब के वकील अविनाश कुमार ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि उसने हत्या की बात कोर्ट में कबूल नहीं की है। जज ने पूछा था कि हाँ आपने कुछ क्यों ऐसा हुआ, बोला सर ऐसा कुछ सिर्फ प्रोवोकेशन मुझे बस प्रोवोकेशन के बाद फिर बात वो कुछ चेंज हो गई, बस प्रोवोकेशन एक वर्ड का यूज हुआ था। लेकिन अभी तक आफ्ताब आप कह रहे हो कि क्राइम को एडमिट नहीं किया, एडमिशन नहीं हुआ। ऐसा कुछ एडमिट नहीं है, कोई कन्फेस नहीं किया है उसने। बस ये है कि रूमर फैलाई जा रही है कि उसने कन्फेस कर लिया, ऐसा कोई कन्फेशन नहीं है। सिर्फ वर्बल कन्फेशन है, वर्बल भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं मिस कन्फेशन का मतलब है कि मैंने मार दिया उसको, ऐसा कुछ ने नहीं कहा कि मैंने मार। अविनाश का कहना है कि हीट ऑफ द मोमेंट का मतलब ये भी हो सकता है कि उसे किसी ने बहकाया हो। आफ्ताब ने कोर्ट में कहा कि वो जांच में पुलिस की मदद कर रहा है और सभी जानकारी देगा। उसने पुलिस को उन जगहों के बारे में बताया जहां श्रद्धा की बॉडी के टुकड़ों को उसने फेंका। उसने कोर्ट को यह भी बताया कि काफी दिन हो जाने के चलते उसे घटना को याद करने में मुश्किल हो रही है।
मामले में आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जाएगा। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इसकी अनुमति दे दी है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा था कि आफ्ताब गलत जानकारी दे रहा है, जांच को भटका रहा है। पिछले हफ्ते कोर्ट ने नार्को टेस्ट की भी अनुमति दी थी। साथ ही आफ्ताब पूनावाला की पुलिस कस्टडी भी 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। श्रद्धा हत्याकांड मामले में एक अपडेट दिल्ली हाईकोर्ट से है। दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रद्धा मर्डर केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका दिल्ली के एक वकील ने इस दलील के साथ दायर की थी कि दिल्ली पुलिस के पास मामले की जांच के लिए पर्याप्त साइंटिफिक इक्विपमेंट नहीं है। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि किस वजह से आप सीबीआई को मामले की जांच ट्रांसफर करवाने की मांग कर रहे हैं, जब परिवार वाले मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करवाने की मांग नहीं कर रहे। याचिकाकर्ता बोला, छावला गैंगरेप और हत्याकांड में क्या हुआ सबने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को रिहा कर दिया। पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बिना रिसर्च के दिल्ली पुलिस के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं, हम याचिका खारिज करते हैं। एक अपडेट और है, जो फॉरेंसिक की टीम है वो अब आफ्ताब के जो किराए का मकान है उसके बाथरूम की टाइल्स से भी सैंपल कलेक्ट कर रही है। हम जानते हैं कि इस मामले में आफ्ताब ने सबूत मिटाने के लिए अपने घर को केमिकल से कई बार साफ किया था ताकि श्रद्धा का खून या उसके अवशेष बरामद ना हो। लेकिन फॉरेंसिक की टीम को लगता है कि बाथरूम की टाइल्स के बीच के जो ज्वाइंट्स होते हैं वहां पर सैंपल मिल सकते हैं। इस मामले में जो भी अपडेट होंगे वो ललन टॉप पर आपको लगातार मिलते रहेंगे। अब हम तीसरी अपराध कथा की तरफ चलते हैं। बात आयुषी यादव मर्डर केस की। इसकी गुत्थी सुलझने के बाद अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आज सामने आ गई। इसमें पता चला कि आयुषी के सिर और सीने में 2 गोलियां मारी गई थी। छाती वाली गोली फेफड़ों को चीरते हुए पार हो गई, जबकि सर में लगी गोली फंसी रह गई। इसके अलावा पुलिस ने आयुषी के शादीशुदा होने की बात भी बताई। सुनिए। पुलिस ने जांच में ये पाया कि मां और बाप के बयानों में अंतर है। जब हम लोगों ने इस पे ठीक से बात की तो ये बात खुलती चली गई और उन्होंने स्वीकार किया कि हमने अपने घर में ही इसकी हत्या करके यहाँ डेड बॉडी लाके डाली थी। सर वजह क्या थी? लड़की चूंकि बालिग थी और अपने मर्जी से एक छत्रपाल नाम के लड़के से शादी कर ली थी आर्य समाज मंदिर में। इसको लेके परिवार में काफी मनमुटाव था और लड़की बिना बताए भी घर से चली जाया करती थी, जिसको लेके माँ बाप टोकते रहते थे। बीसीए की पढ़ाई कर रही आयुषी अपने माता पिता के साथ ही रह रही थी, लेकिन उसने छत्रपाल गुर्जर से आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों मुलाकात करते रहते थे। घर वाले इस अंतर्जातीय संबंध से खुश नहीं थे तो लगातार मना करते रहते थे, लेकिन मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। फिर एक रोज 17 नवंबर की तारीख को आयुषी बिना बताए घर से चली गई। वापस लौटी तो पिता से बहस हुई। उसके बाद पिता नीतेश यादव ने बेटी आयुषी यादव को लाइसेंसी रिवॉल्वर से 2 गोलियां मारी। इस जघन्य अपराध में पिता का साथ दिया उनकी पत्नी यानी कि आयुषी की मां ब्रिजबाला यादव ने। दोनों ने रात में बेटी का शव दिल्ली के बदरपुर में मौजूद घर में रखा और फिर लाश को ट्रॉली बैग में पैक कर तड़के 3 बजे यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ निकले। 150 किलोमीटर चलने के बाद मथुरा के राया इलाके में लाश को एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर फेंक कर वापस दिल्ली लौट आए। अगली सुबह यानी 18 नवंबर को ट्रॉली बैग में पॉलीथीन से लिपटी लावारिस लाश मिली। स्थानीय लोगों ने इस बारे में पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक मामले में 14 टीमों को जांच में लगाया गया। फिर 2 दिन बाद एक अज्ञात कॉलर के जरिए पुलिस को आयुषी के बारे में कुछ पुख्ता जानकारी मिली। फिर पुलिस ने आयुषी की मां और भाई को डेड बॉडी दिखाई। दोनों ने इसकी पुष्टि की। हालांकि अब तक पुलिस को इस मर्डर के बारे में पता नहीं चला था। फिर बारी थी बयानों की। पुलिस ने आयुषी के माता पिता के बयान दर्ज किए और यहीं से परिवार पर शक हुआ, क्योंकि दोनों के बयान अलग थे। जब सख्ती की गई तो पिता नीतेश ने जुर्म कबूल कर लिया। जिस छत्रपाल गुर्जर से आयुषी की शादी हुई, पुलिस उससे भी जल्द पूछताछ करेगी। पुलिस का कहना है कि छत्रपाल से पूछताछ में कुछ और नई जानकारी मिल सकती है। अगली अपराध कथा की तरफ चलते हैं। न्याय की गुहार सिर्फ तब तक ना हो जब तक अपराध कीवर्ड बने हो। संदिग्ध मौत के मामले भी कई बार सनसनीखेज पैकेज भर बनकर रह जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि तथ्यों पर नजर रखी जाए। एक ऐसी ही मौत हुई थी सोनाली फोगाट की। अब सीबीआई ने सोनाली फोगाट की संदिग्ध मौत के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। 500 पेजों की यह चार्जशीट मापुसा नॉर्थ गोवा के जेएमएफसी कोर्ट में दाखिल की गई। 22-23 अगस्त की रात गोवा के कर्लिस बार में बीजेपी नेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोनाली फोगाट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने चार्जशीट में सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर को आरोपी बनाया है। उनकी मौत के लिए जिम्मेदार बताया है। ये दोनों गोवा पुलिस की गिरफ्त में थे। दोनों पर सोनाली को ड्रग्स की ओवरडोज देने का इल्जाम लगाया है सीबीआई ने। आपने अपराध की 4 जघन्य कहानियां सुनी। अब सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है वीडियो एक आरोपी से जुड़ा, वो जान लीजिए।
कहा गया कि इस वीडियो को बीजेपी ने प्रचारित किया, फिर कुछ और बयान सामने आए, कुछ और इल्जाम सामने आए, पर कुल जमा वीडियो में था क्या? तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन एक शख्स से मसाज कराते दिख रहे थे। वीडियो वायरल हुआ तो जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट का आरोप लगाते हुए बीजेपी और कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला बोल दिया। जवाब में आपकी तरफ से सफाई आई कि सत्येंद्र जैन बीमार हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी की सलाह दी थी। बीजेपी बीमारी का मजाक बना रही है। अब इस मामले में एक नया अपडेट आया है। न्यूज एजेंसी एएनआई तिहाड़ जेल के सोर्सेज के हवाले से दावा कर रही है कि सत्येंद्र जैन के पैर दबा रहा शख्स कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि रेप का आरोपी रिंकू है। रिंकू पर उसी की नाबालिग बेटी ने रेप का आरोप लगाया था। 2021 में द्वारका के जाफरपुर कला पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के मुताबिक नाबालिग बेटी ने कहा था कि उसके पिता ने तब उसका रेप किया जब घर में कोई नहीं था। शिकायत दर्ज होने के बाद से रिंकू जेल में है और उसके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। आज सुबह ये जानकारी आई तो एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। सुनिए। कोई और राजनीतिक दल होता और इतना शर्मसार करने वाला कृत्य कि जेल की सलाखों के पीछे एक भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान मंत्री का मसाज होता है, कानून का उल्लंघन करते हुए, तो उस पार्टी का मुखिया स्वयं कान पकड़ के जनता से माफी मांगता और कहता कि मुझे माफ कर दीजिए, जो संविधान की शपथ मैंने ली थी उसका पालन मैं नहीं कर पाया हूं। तिहाड़ जेल के बिल्कुल सामने दिल्ली ही सरकार का दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है। बिल्कुल उसी इलाके में एक तिहाड़ जेल के पास में। किस लिए? क्योंकि कभी भी किसी भी कैदी को अगर स्वास्थ्य लाभ की जरूरत पड़े तो कैदियों को तुरंत तिहाड़ जेल से दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाकर ट्रीटमेंट दिलवाया जाता है। हम पूछना चाहते हैं, अगर सत्येंद्र जैन इतने गंभीर रूप से बीमार हैं तो क्यों उन्हें तिहाड़ जेल की बजाय दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में रखकर ये इलाज कराया जा रहा है? क्योंकि वहां आते ही ये पूरी तरह बेनकाब हो जाएंगे कि सत्येंद्र जैन किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं है, ना उन्हें किसी भी तरह की इस तरह की सुख सुविधाओं की कतई भी जरूरत है। आपने भाजपा और कांग्रेस के इल्जाम सुने, अब आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सफाई आई है वो भी सुनिए। अमित शाह जी जब बंद थे गुजरात के जेल में, स्पेशल जेल बनी थी। ना तो इतिहास में भारत के अंदर किसी को वो सुविधा मिली, स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिल सकती है। एक बार ऑन रिकॉर्ड है, सीबीआई ने ऑन रिकॉर्ड पेपर दर्ज किया हुआ है। एक बार वो सामने सबके रख दें कि क्या क्या ट्रीटमेंट दिया था। मसला उसका है ही नहीं। मसला ये नहीं है कि ट्रीटमेंट सत्येंद्र जैन को मिल रहा है। मसला ये है कि 4 तारीख को भाजपा का दिल्ली में ट्रीटमेंट करने जा रही है दिल्ली की जनता। आपने नेताओं के बयान सुने, तथ्यों को सुना जो उनके हिसाब से आपको मान लेने चाहिए। अब कोर्ट की तरफ चलते हैं। तिहाड़ जेल से सीसीटीवी फुटेज लीक होने पर सत्येंद्र जैन ने आपत्ति जताई थी और ईडी पर वीडियो लीक करने का आरोप लगाया था। सत्येंद्र जैन की टीम ने मामले की जांच के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दी थी, जिस पर कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। आज मामले की सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि पूरा हलफनामा मीडिया में आ रहा है, लेकिन हमारे पास नहीं है। ईडी एक एक चीज को मीडिया में रिलीज कर रही है। ईडी ने कहा, हमने जवाब फाइल कर दिया है, हमारी ओर से कोई वीडियो लीक नहीं किया गया, हम बिना भेदभाव के जांच कर रहे हैं। और यह भी कि फुटेज तब लीक हुई जब जैन के वकील को पेन ड्राइव दी गई। मामले में कल फिर से 2 बजे सुनवाई होगी। इसी साल मई में ईडी ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था और तब से वो जेल में है। बीते 30 अक्टूबर को ईडी ने कोर्ट में शिकायत की थी कि सत्येंद्र जैन जेल नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन्हें वीआईपी सुविधा दी जा रही है और इसके बाद तिहाड़ जेल के कई अधिकारियों का ट्रांसफर भी किया गया था। ये भी खबरें आई कि आज अदालत में दलीलों के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि उन्हें तिहाड़ में ठीक ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, उनकी मेडिकल और खाने की ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ये थी आज की बड़ी खबरें। देश के अलग अलग हिस्सों से अपराध की कथाएं जो दिन भर सुर्खियां बनी रहीं। हमें लगा
कि इसमें आपको सब तथ्यों से अवगत करा दिया जाए। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी है रोजगार मेले से। इसके दूसरे चरण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के प्रमाण पत्र बांटे। देश भर में 45 लोकेशन पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे संबोधित किया। डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हुए जो बोले, सुनिए। मुझे बताया गया है कि परसों यानी 24 नवंबर को गोवा सरकार भी इसी तरह के रोजगार मेले का आयोजन करने जा रही है। 28 नवंबर को त्रिपुरा सरकार भी रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। यही डबल इंजन की सरकार का डबल फायदा है। देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का यह अभियान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये एक पार्टी का नहीं सरकार का कार्यक्रम था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की चुनावी पिच क्यों दोहरा रहे थे डबल इंजन का जिक्र करके। बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने इस रोजगार मेले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, देश भर की आबादी के हिसाब से केंद्र सरकार रोजगार नहीं दे रही है। सुनिए। बिहार तो मात्र 12 करोड़ की आबादी में अगर हम यहाँ 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की व्यवस्था करा रहे हैं तो पूरे देश की जो आबादी है उसके हिसाब से केंद्र सरकार कितना दे रहा है। तो वो कहीं कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा बात है ना, आज कम से कम इस एजेंडे पे तो आ गए। जो लोग दिन रात भेदभाव, हिंसा की बात करने वाले लोग, अमन चैन छीनने वाले लोग, कम से कम आज उनको नौकरी पे तो आना पड़ा ना। हम जानते हैं कि बीते 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले का शुभारंभ करते हुए ये दावा किया था कि 2023 दिसंबर तक 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। दूसरी सुर्खी की तरफ चलते हैं। नौकरियों में छटनी से जुड़ी है गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट जल्द ही 10,000 कर्मचारियों की छटनी कर सकती है। ऑनलाइन डेटाबेस के आधार पर सूचनाएं उपलब्ध कराने वाली अमेरिकी कंपनी इन्फॉर्मेशन की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया। इसके मुताबिक गूगल ने अपने अपने सेक्शन के मैनेजर्स को खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों का विश्लेषण करने और उन्हें रैंक देने के लिए कहा है। कंपनी की योजना 6% कटौती की है। आपको बता दें, गूगल से पहले ट्विटर और फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा, ई कॉमर्स की सबसे बड़ी कंपनी अमेजॉन, इस तरह की कई कंपनियां छटनी का ऐलान कर चुकी हैं। ट्विटर ने तो करीब 50% कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया। मेटा ने भी अपने इतिहास की फेसबुक वाली कंपनी सबसे बड़ी छटनी करते हुए 11,000 लोगों को निकाला। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की रिपोर्ट में बताया गया कि अमेजॉन में भी 10,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की छटनी की जा चुकी है और ये अगले साल तक जारी रहेगी। राहत की बात यह है कि भारत की बड़ी आईटी कंपनियों ने फिलहाल किसी बड़ी छटनी का ऐलान नहीं किया है। हालांकि एडटेक स्टार्टअप्स मसलन बायजू, वेदांतु समेत कई दूसरी कंपनियां इस साल अब तक 11,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी से निकाल चुकी है। ये सुर्खियां थी। अब चलते हैं चुनाव की तरफ। पहले बात एमसीडी की। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी चुनाव की गहमागहमी के बीच दिल्ली में मौलवियों की तनख्वाह का मामला गर्मा गया है। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर मांग की कि मस्जिदों के मौलवियों की तरह मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को भी 42,000 रुपए की तनख्वाह दी जाए। दिन के अंदर में अपने फैसले से हमें अवगत कराएं और अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कोई अपना फैसला नहीं बताते तो हमें अपने मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर में बोर्ड लगा देना चाहिए कि हमको जब तक सैलरी नहीं मिलती है हमारे मंदिर गुरुद्वारे में कोई भी आप पार्टी के नेता का, प्रत्याशी का या दिल्ली के मुख्यमंत्री का आना प्रतिबंध है। इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो जवाब आया वो सुनिए। एक बार प्रवेश वर्मा जी को उत्तर प्रदेश की क्या व्यवस्था है जहां भाजपा की सरकार है, वहां भी मौलवी हैं, वहां भी पंडित हैं, वहां भी पुजारी हैं, वहां भी ग्रंथी हैं। हरियाणा के अंदर क्या व्यवस्था है जहां भाजपा की सरकार है। देश के कई सारे राज्यों में भाजपा की सरकार है। एक बार उनको पता कर लेना चाहिए। जो व्यवस्था
उत्तर प्रदेश में चलती है वही व्यवस्था दिल्ली में भी चलती है। मौलवियों की सैलरी का मुद्दा दिल्ली में पहली बार नहीं उठा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी दिल्ली में मौलवियों का वेतन 10,000 से बढ़ाकर 18,000 किया गया था और तब केजरीवाल सरकार के इस फैसले के खिलाफ भी बीजेपी ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया था। एमसीडी चुनाव से जुड़ा एक और अपडेट जानिए। दर्शक जानते हैं इस चुनाव में वीडियो वॉर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। अब तक कई कथित स्टिंग वीडियो जारी हो चुके हैं। 21 नवंबर को बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि मटियाला में कुछ कार्यकर्ताओं ने विधायक गुलाब सिंह यादव पर टिकट वितरण में धांधली का इल्जाम लगाया। विवाद इस कदर बढ़ा कि नौबत हाथापाई पर पहुंची, जबकि विधायक गुलाब सिंह ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। इससे पहले भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के कई कथित स्टिंग वीडियो जारी कर आरोप लगा चुकी है कि आम आदमी पार्टी पैसे लेकर एमसीडी चुनाव में टिकट दे रही है। फिलहाल विधायक से मारपीट के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में क्रॉस एफआईआर भी हुई। एक महिला की शिकायत पर आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। एमसीडी के बाद अब गुजरात का रुख करते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी के एक वीडियो पर जमकर राजनीति हो रही है। 21 नवंबर को प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सुरेंद्रनगर, भरूच और नवसारी में जनसभाओं को संबोधित किया था। इस दौरान मोदी का एक बच्ची के साथ वीडियो सामने आया। बच्ची के गले में बीजेपी का पटका। बच्ची ने जो कहा वो सोशल मीडिया पर खूब चला। इस बच्ची का नाम आद्या है। उसका कहना था कि जब मैंने बोलना शुरू किया तो मुझे लगा मेरे दादाजी सामने बैठे हैं। कांग्रेस ने वीडियो के जरिए बीजेपी और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। सुनिए। प्रियांक कानूनगो आज कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। एक छोटी सी बच्ची को वोट मांगने के लिए उकसाया जा रहा है और वो वहां पर प्रधानमंत्री के बगल में खड़े होकर विशुद्ध राजनीतिक काम उससे कराया जा रहा है। और प्रियांक कानूनगो कहीं खोते से लग रहे हैं, कहीं सो गए, किस खो में घुस गए? क्या उनके अंदर दम नहीं है? क्या उनको डर लग रहा है या आंखों पे पट्टी बांध ली है? ये अपने आप में एक सवाल। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने। उनका कहना है कि यह कांग्रेस की मोदी को कोसने की राजनीति है और कुछ नहीं। लगभग 2 दशकों में मुझे तो अच्छी तरह याद है कि लगभग 200 से ज्यादा मोटी मोटी गंदी गंदी बातें, गालियां मोदी जी को करी इन्होंने, और जनता ने मोदी जी के सम्मान और मोदी जी के प्रति विश्वास का दिन दूना रात चौगुना बढ़ाया। तो इसीलिए हमने कहा ना, मोदी जी को कोसते कोसते ये कोसी नदी पहुंच चुके हैं, कोसी नदी के किनारे तो पहुंच ही गए हैं। और इसीलिए जो है वो कांग्रेस पार्टी आज हार का हिट हैम्पर बनती जा रही। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों के दुरुपयोग को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। इस शो की तैयारी तक मामले में एनसीपीसीआर या प्रियंका कानूनगो की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अगली सुर्खी पूर्वोत्तर भारत से है, जहां मेघालय असम बॉर्डर पर फायरिंग की खबर सामने आई है, जिसमें अब तक 6 लोगों की मौत की जानकारी है। दर्शकों को बता दें कि ये डेवलपिंग खबर है, यानी कि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मरने वालों में 4 नागरिक और 1 फॉरेस्ट गार्ड शामिल हैं। असम के पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस हिंसक झड़प की शुरुआत आज सुबह तब हुई जब अवैध तरीके से लकड़ी लेकर जा रहे एक ट्रक को असम के फॉरेस्ट गार्ड्स ने रोका। ट्रक रोके जाने के बाद मेघालय से आई भीड़ ने फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस टीम पर हमला किया, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए असम पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड समेत इतने लोगों की मौत हुई। दूसरी तरफ मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा को टैग करते हुए कहा कि असम पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड्स मेघालय की सीमा में आए और लोगों पर फायरिंग की, जिसमें मेघालय के 5 ग्रामीणों और असम के 1 फॉरेस्ट गार्ड की मौत हुई। मेघालय सरकार इसकी निंदा करता है। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि लोगों को न्याय मिले, दोषियों को सजा हो। साथ ही मेघालय के मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हम जानते हैं कि दोनों राज्यों के बीच सीमा को लेकर कुछ विवाद है और इसी को सुलझाने के लिए बातचीत चल रही थी। उस बातचीत को इस हिंसक घटना से एक बड़ा झटका लगा है। इसमें जो भी अपडेट्स होंगे हम ललन टॉप पर आपको बताते रहेंगे। चुनावी आरोप प्रत्यारोप के बाद अब आपको ले चलते हैं ग्राउंड पर। ललन टॉप की 2 टीमें इस समय चुनाव में गुजरात की जनता का मूड जानने के लिए मौजूद हैं। दोनों टीमों की रिपोर्ट्स आप हमारी ऐप, यूट्यूब चैनल और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट पर देख सकते हैं। आज हम अपने साथी रणवीर और जैरी की रिपोर्ट का एक हिस्सा दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने वलसाड़ में रहने वाले यूपी के कुछ लोगों से बात की। माहौल क्या है? त्रिशंकु माहौल है, खिचड़ी माहौल है यहाँ पर गुजरात में, पूरे गुजरात में। हो गया हाँ, खिचड़ी है, खिचड़ी हो गया। पहले 2 बीजेपी, ओनली बीजेपी। काहे खिचड़ी बोल रहा था तो 5 को 5 का 5 सीट तो पांचों को तो पांचों वलसाड़ सीट दी है। पुराने वाले चेहरे को देश में कांग्रेस वाले बीजेपी में नहीं वलसाड़ की बात क्या? तो 5 पुराने आए हैं। आप बताइए क्या माहौल है? बीजेपी
बीजेपी। कह रहे हैं खिचड़ी खिचड़ी है, खिचड़ी किससे किससे बनेगा भाई? खिचड़ी अभी तो 2 ही लोग मलाई अरे खाते खिचड़ी थे। किससे? अरे भाई जब कांग्रेस ने इनको दिया खाने के लिए बीजेपी वाले को, तभी तो बीजेपी खाई। और बीजेपी के भाई उसमें चले जाते हैं कांग्रेस में, और कांग्रेस के भाई बीजेपी में। यही 27 साल तक चला। खिचड़ी मतलब क्या? खिचड़ी मतलब क्या? खिचड़ी मतलब अब कोई नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जनादेश नहीं होगा। अगर आप कह रहे हैं जनादेश अगर आप कह रहे हैं खाली भाजपा कांग्रेस में लड़ाई, तब तो कोई एक जीत जाएगा, तीसरा भी कोई आ गया। नहीं, अभी तीसरा आया ना भाई, केजरीवाल जी कुछ है? बिगाड़ रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं, दोनों का माहौल बिगाड़ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश वाले अद्भुत होते हैं, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाकर वहां की राजनीति का विश्लेषण कर सकते हैं। लल्लन टॉप पर गुजरात की चुनावी कवरेज चलती रहेगी। 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको बता दूं। जमघट हमारी पॉलिटिकल इंटरव्यूज की, राजनीतिक इंटरव्यूज की, जिसमें विस्तार से बातचीत होती है, ये एक चुनावी सीरीज है। आपने जमघट में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नेताओं को सुना था, पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के सत्ता के दावेदारों को सुना। अब बारी गुजरात की है। अगले दिन से यानी बुधवार से आपको जमघट पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के मुख्य चेहरे अपने अपने हिस्से के दावे, अपने ऊपर लगे आरोपों के जवाब और अपने वादों पर बात करते नजर आएंगे। जमघट सीरीज आप देख सकते हैं लल्लन टॉप के सभी प्लेटफॉर्म्स पर और सबसे पहले ऐप पर। दूसरी जानकारी, अपने राम भी अब ग्राउंड पर पहुंचने को तैयार हैं एक बार फिर से। तीसरी टीम हमारे नेतृत्व में सूरत से अपनी कवरेज शुरू करेगी कल से, यानी कि 23 तारीख से। 23 तारीख और 24 तारीख को सूरत में, 25 तारीख को वडोदरा में, 26 तारीख को अहमदाबाद में, 26 तारीख के बाद 27 तारीख को सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में और 28 तारीख को राजकोट में लल्लन टॉप की इस तीसरी टीम का मेरे नेतृत्व में कारवां रहेगा। अगर आप हमसे मिलना चाहें, हमसे जुड़ना चाहें, तो सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आज की लल्लन टॉप शो में इतना ही। बाकी हमेशा की तरह वही याद, 9 बजे रात लल्लन टॉप ऐप पर क्विज खेलना मत भूलिएगा। और जो साथी पूछ रहे हैं कि लल्लन टॉप अड्डे में जो सेशंस हुए उनका क्या, जल्दी आपको लल्लन टॉप की ऐप पर ये सारे वीडियो नजर आएंगे। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। लेकिन जाने से पहले एक नई पेशकश। हमने ये तय किया कि एक पॉजिटिव नोट पर, एक ज्ञान के नोट पर लल्लन टॉप शो खत्म होना चाहिए। तो आज हम आपको कौन सा वीडियो दिखवा रहे हैं? वीडियो उस नेता के जरिए आया जो अपने हंसमुख रवैये को लेकर खूब पॉपुलर हैं ट्विटर पर। देखिए वीडियो। रस्सियों के सहारे एक विशालकाय पत्थर को खींचते हुए लोगों का ये वीडियो नागालैंड सरकार में मंत्री तेमजे निम्ना ने शेयर किया। वीडियो की कहानी जान लीजिए। नागालैंड की अंगामी जनजाति के लोग हर साल पत्थर खींचने की रस्म का आयोजन करते हैं। यहाँ पर मनाए जाने वाले हॉर्नबिल महोत्सव से कुछ दिन पहले ये रस्म होती है। अंगामी जनजाति के लोगों के लिए पत्थर खींचने की रस्म क्षमा, मित्रता, शांति और मेल मिलाप का प्रतीक है। हमारे अंदर का प्रेम, शांति और मेल मिलाप बरकरार रहे। हम अपने महादेश भारत के बारे में ऐसे ही जानते रहें। इस उम्मीद के साथ विदा लेता हूं। शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है लल्लन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर। हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो लल्लन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।